हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है मैंने, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आपको कर देना है। और दोस्तों आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर टॉप 20 कमेंटेटर ऑफ द मंथ के अवार्ड की घोषणा की जाएगी। जो विनर्स होंगे उनको फ्री में ई बुक दिया जाएगा, जैसा कि हर मंथ दिया जाता है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विद्वान कपिला वात्स्यायन जी का निधन हो गया। इनको कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है। कौन है जो पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी दोस्तों पोकर स्टार्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? तो गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की जो महिलाएं हैं, जो वीमेंस होंगी, उनकी द्वारा जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, उन स्वयं सहायता समूहों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। यानी कि जो लोन दिया जाएगा उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे 1 लाख ग्रुप बनाए जाएंगे। ठीक है, 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें से 50,000 शहरी क्षेत्र के लिए होंगे और 50,000 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होंगे। इन्हें ज्वाइंट लायबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? ज्वाइंट लायबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स का निर्माण, इन समूहों का निर्माण जो कि महिलाओं का होगा, जिसमें प्रत्येक समूह में 10-10 महिलाएं होंगी। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप में 10-10 महिलाएं होंगी। तो ऐसे समूहों का निर्माण किया जाएगा 50,000 ग्रामीण क्षेत्रों में और 50,000 शहरी क्षेत्रों के लिए, और इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। यही है ये योजना, गुजरात सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। गुजरात के बारे में कुछ और पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं, पिछले दिनों क्यों ये था चर्चे में। एक तो दोस्तों अभी हाल ही में स्टेट स्टार्टअप की रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पर था गुजरात। ठीक है, स्टेट स्टार्टअप की रैंकिंग में। एक और रैंकिंग आई थी नीति आयोग ने जिसको जारी किया था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, उसमें भी टॉप पर रहा था गुजरात। क्लियर? अब गुजरात के बारे में स्टैटिक जानिए। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। गुजरात यहाँ दिख रहा है आपको मैप में। विजय रूपाणी जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात के अगर हम लोग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो वो हैं विक्रम नाथ जी। गुजरात दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग, ये 1 मई 1960 को 1960 को महाराष्ट्र से अलग हुआ था। राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कोस्टल बॉर्डर जो है, तटीय सीमा जो है, वो भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। तो भारत के सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की कौन सी बैठक आयोजित हुई? तो अभी हाल ही में ब्रिक्स कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की 10वीं बैठक आयोजित हुई। अब दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी पर यह बैठक थी, वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 के दौरान जितनी भी बैठक हो रही हैं, जितनी भी समिट्स हो रही हैं, सब वर्चुअली ही हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किसने किया? तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, यानी कि वो इस बैठक में शामिल हुए। अब ये बैठक दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नेशनल सिक्योरिटी पर बैठक थी और इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाद में कहीं ऐसा ना हो, चाइना को कुछ हो जाए और चाइना बाद में आरोप लगाने लगे भारत पर कि इसने बात करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ाया जाएगा भारत पर तो फिर दिक्कत होगी। इससे अच्छा है पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं, उसको पूरी कर ली जाएं, जिससे बाद में कोई बहाना ना कर पाए। चलिए ब्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिलहाल इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रसिया। अगली बार इंडिया करेगा। ठीक है, 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष होगा इंडिया। तो अगले साल ब्रिक्स की जितनी भी बैठक होंगी उसको होस्ट करेगा इंडिया। इस बार जितनी भी बैठक हो रही हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रियों की हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय की हो, जितनी भी बैठक होगी ब्रिक्स की, उसकी अध्यक्षता रूस ही करेगा। क्लियर? ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं डिटेल में। ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों जब हुई तब ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था और स्थापना हुई 2006 में। पहली बैठक हुई इसकी 2009 में। डेट बाय डेट आप लोग ध्यान रखते जाइए। 2006 में स्थापना हुई, 2009 में पहली बैठक हुई। कहाँ पर हुई? रूस में हुई। फिर 2010 में इससे साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो ये कहलाया ब्रिक्स।
ठीक है, साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। इसके पहले ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ही था। फिर साउथ अफ्रीका भी 2010 में जुड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार अगर अध्यक्षता की बात करें तो रूस कर रहा है। अगली साल यानी 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में राज्यसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों राज्यसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, ये दोनों ही पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और अभी लगातार बिल पेश किए जा रहे हैं। ये राज्यसभा में पेश किया गया है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया लोकसभा में बिल पारित किया गया था, ठीक है। अभी ये लाया गया है राज्यसभा में। ऐसे दोस्तों कई बिल्स लाए जा रहे हैं क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, इसी वजह से मैं इसको आपको सीरियसली समझा रहा हूँ रोज़, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली देखो, और हो सकता है ये मानसून सत्र सुनाई पड़ रहा है कि जल्द ही समाप्त हो जाएगा कोविड-19 के चलते। तो फिर जब ये समाप्त हो जाता है तो जितने बिल लाए गए हैं, जितने भी विधेयक पर चर्चा होगी, जो भी होगा, इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा और उन सभी को अच्छे से आपको समझा दूंगा। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। संसद का ये जो मानसून सत्र है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। चलिए समझते हैं इन दोनों बिल को। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक जो है दोस्तों, ये 1973 में जो था नियम उसका संशोधन है, ठीक है। 1973 में जो कानून था उसका संशोधन है ये 2020 का। इसके तहत होगा ये कि 1 साल का और समय मांगा गया है या फिर मिलेगा अगर ये बिल कानून बन जाता है तो, जिसके तहत केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन किया जाएगा। किसका गठन होगा? केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन होगा। दूसरा जो है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, इसमें भी ऐसे ही हुआ है कुछ। इसके तहत भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद का गठन किया जाएगा और इसके लिए भी 1 साल का समय मिला हुआ है। ये 1970 का संशोधन है। क्लियर बिल्कुल। अब राज्यसभा आया है, राज्यसभा के बारे में हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे। अभी उस दिन भी मैंने आपको बताया था 245 इसमें है टोटल अभी वर्तमान में सीटों की संख्या, जिसमें से 12 जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सभापति जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, तो वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू जी। उप सभापति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हरिवंश नारायण सिंह जी को लगातार दूसरी बार राज्यसभा का उप सभापति चुना गया। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इन 6 वर्षों में प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष ही 1/3 सदस्य नए आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितना किया? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों डिफेंस सेक्टर में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा करके 74% कर दी है, 74%। पहले लिमिट थी 49%। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब होगा क्या, डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो ऑटोमेटिक रूट होगा उसके तहत उसकी लिमिट बढ़ा करके 74% कर दी गई है और बाकी का जो 26% होगा, 26% जो बचता है वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें, ठीक है। इसको और अच्छे से समझिए। आप लोग को याद होगा दोस्तों, अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 101 डिफेंस इक्विपमेंट पर, उसके आयात पर, उसके इंपोर्टेशन पर बैन लगा दिया था। यानी उन्होंने कहा था ये 101 रक्षा उपकरण जो हैं ये भारत में ही बनाए जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, भारत में बनाए जाएंगे तो भारत में कंपनियां जो होंगी या फिर जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर के लगेंगी तो उनमें पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो उन कंपनियों में जो भारत की कंपनियां जो इन डिफेंस इक्विपमेंट को बनाएंगी तो उसमें भारत यानी वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है तो उसमें FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये लिमिट बढ़ाई गई है। इससे क्या होगा, जो विदेशी कंपनियां हैं वो इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी, जिससे डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो भारत में ही बनाए जाएंगे। इसीलिए लिमिट बढ़ा दी गई है जिससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ कर सकें। अब इसके फ़ायदे देखिए। सबसे बड़ा पहला फ़ायदा कि आत्मनिर्भरता आएगी डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। दूसरा बड़ा फ़ायदा, क्योंकि ये भारत में ही कंपनियां लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार भी बढ़ेंगे, भारत के ही एम्प्लॉय हायर किए जाएंगे तो रोज़गार में भी वृद्धि होगी। तीसरा बड़ा फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है सरकार का, कि टैक्स के माध्यम से इनकम भी बढ़ेगी भारत की, ठीक है, जब फॉरेन से टैक्स मिलेगा। तो ये 3 बड़े फ़ायदे हैं लिमिट बढ़ाने के। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया?
तो अमेरिका ने दोस्तों वीचैट और टिकटॉक इन दोनों चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया है अमेरिका ने। 20 सितंबर से ये बैन जो है वो प्रभावी कर दिया गया है। वीचैट जो है ये एक मैसेजिंग ऐप है, नाम आप लोग सुने होंगे, और टिकटॉक के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। एक्चुअली में हुआ क्या, अभी आपको एक न्यूज़ और मिली होगी, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि टिकटॉक ने अमेरिकी संचालन के लिए ओरेकल कंपनी को अपना पार्टनर बनाया है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ओरेकल कंपनी को अमेरिकी संचालन के लिए पार्टनर बनाया है। जबकि उससे भी पहले मैंने आपको क्या बताया था, अमेरिका ने कहा था कि 15 सितंबर तक अपने अमेरिकी संचालन को किसी अमेरिकी कंपनी से बेच दो। ध्यान से समझिए, यहाँ पर बेच दो बात की थी, यानी बेचने को बात करी थी अमेरिका सरकार ने, और यहाँ पर हुआ क्या, इसने पार्टनर बनाया। लेकिन अमेरिका का कहना है कि हम पार्टनर नहीं बनेंगे, तुम्हें बेचना ही होगा, तुम बड़े चालाक हो, फिर से डाटा चोरी करोगे, हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ही इस पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि अमेरिका ने टिकटॉकर्स को थोड़ा सा राहत दिया है। टिकटॉक जो होगा वो 12 नवंबर के बाद से बैन होगा, लेकिन वीचैट जो है ये तुरंत ही 20 सितंबर से ही प्रभावी हो जाएगा इस पर बैन। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका के बारे में। बेसिक जानकारी तो आप लोग जानते हैं, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, डॉलर है यहाँ की करेंसी, संसद का नाम यहाँ पर कांग्रेस होता है। डोनाल्ड ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। इनके विरोधी जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर चुनाव आ रहा है, तो इनके जो विपक्ष में खड़े हो रहे हैं वो हैं जो बिडेन, वो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, और उन्होंने अपनी पार्टी में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है कमला हैरिस को, जो कि भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केनरा बैंक ने दोस्तों आई लीड 2.0 लॉन्च किया है। ये केनरा बैंक के कस्टमर्स को कहीं भी कभी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत कस्टमर्स जो होंगे वो एसएमएस, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर वगैरह किसी भी माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। ताजुब की बात यह है कि प्राइवेट बैंक के जो चीज़ें 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले ही कर लेती हैं, सरकारी बैंकें वो चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा लेट लगाती हैं, इसी वजह से पीछे होती हैं। तो ये एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है। केनरा के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये भारत की चौथी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है केनरा बैंक, और अभी जब 10 बड़े बैंकों का विलय होकर के 4 बड़े बैंकों में किया गया था, तो उनमें से एक ये भी था जिसमें सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ। 1 अप्रैल 2020 से सिंडिकेट बैंक जो है वो केनरा बैंक में विलय हो गया उसका। 1906 में केनरा बैंक की स्थापना हुई, बेंगलोर में, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन हैं टीएन मनोहरन जी, और एमडी और सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। ऐसे ही दोस्तों मैंने जो भी 12 सरकारी बैंकें हैं भारत में उस पर वीडियो दी हुई है, आपको देख सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के सर्च करके, और जो 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ उस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर आप सभी लोगों के लिए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब स्टूडेंट के प्रेशर में आ गई है सरकार, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आने वाली हैं और कई एग्ज़ाम्स लगे हुए भी हैं। तो आपको अब सब कुछ छोड़ करके मन से पढ़ाई करना है, और इस बार का अगर मौका निकल गया तो फिर दोबारा ऐसा मौका कब आएगा ये पता नहीं, आएगा भी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग मौका मत जाने दीजिए, कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, सीरियसली होकर के पढ़ाई कीजिए, और इस बार आप लोग जॉब ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, मुझसे जो सहायता हो पाएगी आप लोग के लिए करूँगा। आज संडे है और मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि आज 12 बजे दोस्तों तीसरा क्विज़ आएगा, थर्ड क्विज़ आएगा लास्ट 1 ईयर का। लास्ट 1 ईयर की सीरीज चल रही है एप्लीकेशन पर, MZT ऐप पर दोस्तों। वहाँ पर लास्ट 1 ईयर का टेस्ट लिया जाता है आपका करंट अफेयर का, और ये अब से हर संडे कंटिन्यू होगा। 12 बजे जो है इसका तीसरा सेट आएगा। पहले 2 टेस्ट अगर 2 सेट नहीं सॉल्व किए हैं आपने, जाकर के ऐप में सॉल्व कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही दोस्तों आप लोग MZT ऐप को शेयर करके कॉइन्स वगैरह भी पा सकते हो, जिससे आप फ्री में ई बुक्स, फ्री में मॉक टेस्ट भी पा सकते हो ऐप में। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के नया MZT ऐप इंस्टॉल कर लो और उससे अपने दोस्तों के पास शेयर करके कॉइन्स पाओ और ई बुक्स वगैरह फ्री में ले सकते हो आप। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है UN की SDG के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किस भारतीय युवा को शामिल किया गया? तो दोस्तों उदित सिंघल को SDG के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि 2020 की युवा लीडर्स की लिस्ट आई है, उसमें इनको भी शामिल किया गया है, उदित सिंघल जी को, जो कि सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रोत्साहित करते हैं। उदित सिंघल जी हैं कौन? ये दोस्तों ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं। ग्लास टू सैंड एक कंपनी है,
उसके संस्थापक हैं। इस कंपनी का काम ये होता है कि दिल्ली में ये कांच की जो खाली और ख़राब पड़ी बोतलें होती हैं जो कूड़े कचरे के ढेर में बहा दी जाती हैं, उनको वहाँ पर बहाने के बजाय उससे ये बोतलों से, उन कांच की बोतलों से रेत को बनाते हैं। ठीक है, यानी उन कांच की बोतलों को रेत में कन्वर्ट करते हैं। तो इनकी कंपनी का काम यही होता है, तो इसी वजह से इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को मोनार्क पद से हटाने की घोषणा की? तो दोस्तों अभी हाल ही में बारबाडोस ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को मोनार्क पद से हटाने की घोषणा की। कब ये हटाएगा? 2021 से। 2021 में जब इसकी 55वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ होगी, तो उसी के बाद से ये बारबाडोस जो है कंट्री, ये रानी एलिजाबेथ द्वितीय को मोनार्क पद से निष्कासित कर देगा। अब आप समझिए इस बात को कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय ये मोनार्क पद पर कैसे हैं बारबाडोस की। आप लोग इनका नाम जरूर सुनते होंगे कई देशों के साथ। एक्चुअली में हुआ क्या था, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ पर शासन किया था, जिन जिन कंट्रीज़ पर कभी ना कभी ब्रिटिश शासन था, उन देशों को मिला करके एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। तो उस कॉमनवेल्थ में जो भी कंट्रियाँ थी, तो उनमें ये कहा गया कि उनका जो मोनार्क का पद होगा, जो सबसे बड़ा पद होगा, तो वो पद होगा रानी एलिजाबेथ द्वितीय का, यानी कि मोनार्क जो होंगी वो रानी एलिजाबेथ द्वितीय होंगी। लेकिन फिर जो इस राष्ट्रमंडल के जो सदस्य देश थे, वो धीरे धीरे करके अपने अपने संविधान बनाए, अपने अपने कानून बनाए, और बहुत सारे देश ऐसे हुए जो अपना अपना राष्ट्रपति बना लिए। जैसे भारत ही देख लो, हमारे जो बड़े हैं, सर्वोच्च लीडर हैं, वो राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़ा संवैधानिक पद। ठीक है, लेकिन कुछ देश अभी भी हैं, ऐसे 15 देश अभी भी हैं जहाँ पर मोनार्क का पद रानी एलिजाबेथ द्वितीय ही संभालती हैं। जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऐसे 15 देश भी हैं। तो ऐसे ही बारबाडोस भी था, और उसने ये कहा कि 2021 के बाद से अपनी हम 55वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ से आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट मोनार्क पद से निष्कासित करते हैं, हम अपना पद खुद ही बना लेंगे। क्लियर? चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं बारबाडोस है कहाँ पर। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप देश है बारबाडोस। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा द्वीप देश है बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है दोस्तों ब्रिज टाउन। क्या है? ब्रिज टाउन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिया मोट्टली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ की करेंसी हो गई बारबाडियन डॉलर। क्लियर है? अगला है, भारतीय नौसेना से किस विमान वाहक पोत को डीकमीशन किया गया? तो दोस्तों INS विराट को डीकमीशन किया जाएगा। ये भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है ये INS विराट। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। INS विराट दोस्तों 30 सालों तक सेवा किया भारतीय नौसेना का, और अब मुंबई नौसेना डकयार्ड से ये अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल चुका है। ये पहुंचेगा गुजरात में, गुजरात के अलंग में, और वहां पर इसे डीकमीशन किया जाएगा। ओके, तो ये मुंबई से अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। भारतीय नौसेना आया है, इसके बारे में जानिए दोस्तों। नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है, और एडमिरल करमबीर सिंह जी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अगला, वर्ष 2020 का डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्य शांति पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया। क्यों? इनको दोस्तों शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए इनका जो साहित्यिक योगदान रहा है, उसके लिए दिया गया है ये पुरस्कार। अभी आपको याद हो, सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। सर डेविड एटनबरो को, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्टार शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों विकास खन्ना को ये काफ़ी फेमस स्टार शेफ हैं, और इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? कोविड-19 के बीच में दोस्तों ये एक बड़े पैमाने पर खाद्य वितरण अभियान शुरू किए थे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन शुरू किया थे, और इसी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो ऐसे 6 लोगों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं विकास खन्ना। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। एक क्वेश्चन है, हमें बता दीजिएगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी के लिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा, उनके लिए कुछ खास सरप्राइज़ आने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की।
आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में जारी ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन रहा। अगला, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो अब आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी ऐप पर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों एमजेटी ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रमजान खान, रेखा बुनकर, आरती दास, प्रियांशु सिंह, श्रेया गुप्ता, श्यामशेर कुमार, नरेंद्र मीना, अमृत कुमार, रविशंकर, शुभम यादव, राहुल कुमार सोनू, राहुल यादव, नेहा जायसवाल, अमित चौधरी। दोस्तों टॉप 20 कमेंटेटर ऑफ द मंथ के अवार्ड की विनर्स की लिस्ट आ जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर आज, तो आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।